हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं रीट लेवल 1 की साइंस की सिलेबस को, जिसमें आपके 9 टॉपिक शामिल हैं। इसके अंदर से हमने 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और हमारा 5वां टॉपिक गति के नियम ये हम पढ़ रहे थे। उसके बाद में हम बल को पढ़ेंगे। इसमें से हमने फर्स्ट नियम को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे इसके सेकंड नियम और तृतीय नियम को। ओके, इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन टॉपिक को पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट किया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसके आज हम पढ़ेंगे गति के नियम, जो कि द्वितीय और तृतीय नियम हमारे शेष रह गए थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इसके द्वितीय नियम और तृतीय नियम को। अपन यहाँ पे इनके कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं, नियम वगैरह, वो देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके फर्स्ट नियम को देख लिया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने इसको पढ़ा था कि इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ओके, और तीनों नियम जो होते हैं आइजैक न्यूटन ने दिए थे, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के अंतर्गत 1679 के अंदर दिए थे। आज अपन पढ़ेंगे इसकी गति के द्वितीय नियम को। गति का जो द्वितीय नियम होता है, ये किसी भी वस्तु पर लगने वाले जो बल होता है उसको मापने की विधि हमको बताता है। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का त्वरण जो कि परिणामी बल के समानुपाती होता है, किसी भी वस्तु का त्वरण परिणामी बल के समानुपाती होता है और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, त्वरण जो होता है इसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दोनों को जब हम मिला देंगे तो ए समानुपाती एफ अपॉन में आ जाएगा एम। ओके, और यानी कि ए बराबर एफ अपॉन एम होता है। ओके, और जब हम एफ को बाहर की साइड निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। यानी बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। इसका अगर हम मात्रक देखें यहाँ पे बल का, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड -2, और इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, जिसको कैपिटल से शो करते हैं। अगर हम इसको संवेग के पदों में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे कि संवेग इज इक्वल टू, यानी कि P बराबर m इंटू वी। ओके, m तो द्रव्यमान ही रहेगा, लेकिन त्वरण जो है वेग के रूप में आ जाएगा यहाँ पे संवेग के पदों में, और संवेग के रूप में इस यानी कि ये जो संवेग राशि होती है इसको भी न्यूटन जो था उन्होंने ही इसको प्रस्तुत किया था। इसलिए इसी नियम के अंतर्गत इसको भी पढ़ते हैं कि संवेग जो होती है P बराबर एम वी होता है, जहाँ पे P संवेग होता है, m द्रव्यमान होता है, v वेग होता है। यहाँ पे संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि किलोग्राम तो हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक, और इंटू वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सेकेंड को जब हम ऊपर लाएंगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, और इसी नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जैसे कोई भी दो वस्तुएं गति करती हुई आपस में टकराती हैं, तो टकराने से पूर्व का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। संवेग क्या हो जाएगा इसका, P इज इक्वल टू एम ए यू ए। ओके, और दूसरी जो वस्तु उधर से आ रही है उसका एम बी और यू बी हो जाएगा। तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये तो हो जाएगा टकराने से पूर्व का संवेग और टकराने के बाद का संवेग, यानी टकराने के बाद उसका वेग वी ए हो जाता है और दूसरी जो वस्तु थी उसका वी बी हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर आती है, इसलिए इसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि त्वरण और जो परिणामी बल होता है उसकी दिशा एक ही होती है, यानी कि जो त्वरण उत्पन्न होता है और जो परिणामी बल लगता है दोनों की दिशा एक ही होती है, और किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर लगे हुए बाहरी असंतुलित बलों के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दिशा और बल की दिशा एक ही होती है। संवेग में जो परिवर्तन होता है और जो बल लगता है उन दोनों की दिशा एक ही होती है। द्वितीय नियम से हमें किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। ओके, इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि इसके बेस्ट एग्जांपल होता है कि क्रिकेट के जो खेल मैदान के अंतर्गत जब खिलाड़ी के गेंद को कैच करता है तब उसके साथ साथ हाथों को भी पीछे की साइड ले जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब पीछे ले जाता है, गेंद के साथ साथ हाथों को पीछे ले जाता है, तो गेंद जो होती है अचानक से तो उसका वेग शून्य हो नहीं सकता, तो पीछे ले जाते वक्त उसका समय जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसमें उसको वेग जो होती है वो शून्य हो जाता है, और उससे जो होती है संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी, और इससे उस जो गेंद का प्रभाव है उसके हाथों पर कम होगा और चोट आने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से जो ऊंची कूद वाले मैदानों के अंतर्गत जो खिलाड़ियों के लिए या तो बालू वगैरह बिछाई जाती है, और या फिर
कुशन वगैरह बिछाया जाता है ताकि खिलाड़ी जो होती है उसको चोट नहीं पहुँचे। वो इसलिए इनमें इनका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये अंदर की तरफ आसानी से धँस सकती है और धँसने में समय लगेगा, और जो समय लगने से क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी और इससे जो चोट आने का वगैरह चोट का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा सेकंड नियम कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं तृतीय नियम को। गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके अंदर एक तो क्रिया बल होता है और एक प्रतिक्रिया बल होता है। दोनों साथ साथ ही कार्य करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ठीक है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो दोनों साथ साथ ही कार्य करती हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर जो होती है तात्क्षणिक बल लगाती है। ठीक है, ये दोनों बल समान होते हैं, परिमाण में दोनों बल समान होते हैं, लेकिन दोनों दिशा के अंदर विपरीत होते हैं। यानी कि क्रिया बल अगर ऐसे लग रहा है तो प्रतिक्रिया बल उसके विपरीत दिशा में लगता है। यानी कि दोनों बल सदैव समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। और ये दोनों बल जो होते हैं सदैव युगल रूप में ही लगते हैं, यानी कि जहाँ पे क्रिया बल लग रहा होता है वहाँ पे प्रतिक्रिया बल भी लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ ही कार्य करती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना। इसमें ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि रॉकेट का नोदन कौन से नियम को फॉलो करता है, तो आपको बताना है कि गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है। ठीक है, जब ये आगे बढ़ता है तो धुआं जो होता है या फिर इसकी गैस वगैरह होती है वो पीछे की साइड निकलती है, तो ये जो कि उसको आगे धकेलने में मदद करती है। इसी प्रकार से तैरने के लिए जो तैराक वगैरह होते हैं वो पानी को पीछे की साइड धकेलते हैं। ये भी इसी नियम का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से ऊंचे से कूदने पर चोट लगना, यानी कि ऊंचे से कूदते हैं तब उससे जो चोट लगती है वो भी, यानी कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार से बंदूक से गोली दागने पर जो धक्का महसूस होता है वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। और नाविक के आगे की ओर कूदने पर नाव का पीछे की तरफ गमन करना, ये भी किसका है, क्रिया प्रतिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे इसके जो दोनों नियम थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी बुक के कुछ है और कुछ आए हुए जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।